चलो भाई। तो अब बायोमोलिक्यूल का हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है। बायोमोलिक्यूल में हमने क्या देख लिया था? लगभग सभी चीजें देख चुके हैं, केवल हमारे एक तो लिपिड बाकी है और एक बाकी है कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रही बात? लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स भी देख लिया, प्रोटीन्स के बारे में बात कर ली, एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन भी हमने पूरा देख लिया, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स थी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, सब हम देख चुके थे भैया। आज नंबर हमारा किसका है भाई? आज नंबर है हमारा लिपिड्स का। तो लिपिड्स क्या होते हैं बेसिकली? आपने सुना होगा फैट फैट फैट, ऑयल फैट, ये सब क्या है? ये सब आपके लिपिड ही तो है। सारी बात समझ में? फैट हुआ, ऑयल हुआ, बेसिकली क्या है आपके? ये लिपिड ही होते हैं। ठीक है, तो लिपिड जो होते हैं बेसिकली वे क्या होंगे? हमारे वाटर इंसॉल्युबल होंगे, पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। किसके अंदर घुलते हैं भाई? ये घुलेंगे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कैसे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारा बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ईथर हुआ, तो एसीटोन हुआ, उसके अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल जैसे फैट्स हुआ और उसके जो डेरिवेटिव होंगे वो लिपिड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके नाइट्रोजन में कौन से एलिमेंट होते हैं? कौन से एलिमेंट होते हैं? कौन से होते हैं ना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हमारे प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? कुछ में कहीं पर आपको फॉस्फोरस भी देखने मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी लिपिड के अंदर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में काफी कम होती है। समझ में आ रही बात? कभी कभी यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी आपको यहाँ पर एडिशनल में देखने मिल सकता है। समझ में आ रही बात? आपके याद होगा जब मैंने चैप्टर की शुरुआत करी थी तब मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। इसे बंद करके पिक्चर खोल दे। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। बेटा एसी भी ऑन कर दिया, इसकी हीटिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स क्या नहीं होते भैया? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लेकिन फिर भी कहां मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। कारण क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। समझ में आ रही बात? उसके अलावा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराएगा ना, उससे ज्यादा एनर्जी हमको दिखाएंगे। समझ में आ रही बात? उससे ज्यादा एनर्जी हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। और आपके लिपिड्स की दो कैटेगरी होती है, एक हुआ फैट का और दूसरी हो गई हमारी ऑयल्स की। बेसिकली और भी ज्यादा कैटेगरी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर लिपिड हमारे दो टाइप के हैं, एक फैट हो गया और एक क्या हो गया? हमारा ऑयल हो गया। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई यहाँ तक? चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में। तो लिपिड के हम बेसिकली यहाँ पर कितना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? तीन। नंबर वन सिंपल लिपिड, नंबर दो हमारे कंपाउंड लिपिड जिनको हम कंजुगेटेड लिपिड के नाम से भी जानते हो, थर्ड नंबर पे हमारा आएगा डेराइव्ड लिपिड होगा। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत है भाई? चलिए, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड हमारे कौन कौन से हो सकते हैं देखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होता है। जो हमारे सिंपल लिपिड होते हैं ना बेटा, वो हमारे एल्कोहलिक नेचर के भी हो सकते हैं। किस नेचर के भाई? एल्कोहलिक नेचर के। जैसे कि क्या हो गया हमारा? ग्लिसरॉल हो गया। समझ में आ रही बात? वो हमारे क्या हो सकते हैं? फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। फैटी एसिड क्या होंगे? जिनमें आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होगा। क्या होगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और कार्बन की संख्या क्या होगी यहाँ पर? 9 से ज्यादा अगर यहाँ पर है तो सब क्या बोलेंगे? फैटी एसिड बोलेंगे। और हमारे जो सिंपल लिपिड है वो किसके बने होंगे बेटा? वो बने होते हैं हमारे एल्कोहल के और फैटी एसिड के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सर या तो लिपिड हमारा केवल और केवल एल्कोहल का बना होगा, या फिर किसका बना होगा? फैटी एसिड का, या फिर इन दोनों से मिलकर के बना। ही हमारा क्या है? हमारा सिंपल लिपिड। समझ में आ रही बात? तो सिंपल लिपिड में जो हमारा सबसे पहला लिपिड है भाई, उसका नाम है भाई, उसका नाम है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका एक और नाम होता है। देखिएगा, तीन कार्बन है, CH2, CH और CH2, और तीनों कार्बन पर क्या लगा हुआ है? एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होगा, जिसका नाम क्या है भाई? ग्लिसरॉल होगा। सेकंड आता है बेटा फैटी एसिड। अगेन मैंने आपको बताया फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होंगे। क्या होंगे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा COOH, है ना? तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि एक हमारा हेड हुआ और पीछे क्या हो गई? इसके टेल हो गई। तो ये टेल क्या हो गई आपके? ये टेल हो गई ये वाली कार्बन की चेन। समझ में आ रही बात? और ये हमारा क्या हो गया? जो हमारा हेड है ये क्या होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये टेल जो होगी वो नेचर में कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक होगी। और ये कैसी होगी भाई? जो आपके हाइड्रोफिलिक होगी। तो लिखा भी है कि RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसमें R हाइड्रोफोबिक टेल होगा, COOH हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये भी दो टाइप के होंगे, फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड होगा या फिर क्या होगा? अनसैचुरेटेड। कैसे है? ये जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है ना, हाइड्रोकार्बन वाली, अगर इसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा? आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। और अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात? बोलो भाई, अरे बोलो। नहीं आ रही? आ रही है ना समझ में? चलिए
अगला एग्जांपल है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने बोला इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड हमको देखने नहीं मिलेगा। क्लियर है। सॉलिड होते हैं बेसिकली, जैसा आपका बटर हुआ, घी हुआ है, सैचुरेटेड के एग्जांपल होते हैं। नॉन इसेंशियल इन एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। एनिमल्स के अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ऑटोमेटिकली बनते हैं, बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होगा किसके अंदर भाई, एनिमल्स के अंदर। 3 एग्जांपल याद रखिएगा, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और आर्किडिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन है और आर्किडिक एसिड में कितने कार्बन है भाई, 20 कार्बन है। आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। क्लियर है। सेकंड आता है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब सर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या होते हैं, जो आपके ऑयल्स होते हैं, जो आप तेल बोलते हैं जनाब, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और ये एनिमल्स के लिए इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल का मतलब समझ ले, मतलब एनिमल्स को इनकी जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी में इनका सिक्रीशन या इनका सिंथेसिस देखने नहीं मिलेगा। सारी बात समझ में। इसीलिए हमें ये कहां से देखने मिलते हैं, हमें ये प्लांट से लेने पड़ रहे हैं भाई। सरसों का तेल कहां से लिया जाएगा, प्लांट से। जितने बेसिकली आप ऑयल यूज करते हैं सब प्लांट के डेरिवेटिव ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो एक इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड, 18 कार्बन है, याद रखिएगा। लिनोलिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन है। लिनोलेनिक एसिड, इसमें भी क्या है, 18 कार्बन है। और आर्किडोनिक एसिड, इसमें कितने कार्बन है, 20 कार्बन है। अब आप बोलोगे सर अगर ये अनसैचुरेटेड है और तीनों में ही 18 कार्बन है, तो यहां पर तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा, इनका बड़ा कंफ्यूजन है। तो ओलिक एसिड में आपका केवल एक ही डबल बॉन्ड देखने मिलेगा, लिनोलिक एसिड में आपके 2 डबल बॉन्ड होंगे और लिनोलेनिक एसिड के अंदर आपके 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो आपको क्या रखना है भाई, याद रखना तीनों के तीनों कार्बन क्या है, 18, ठीक है। यहाँ पर भी आर्किडोनिक है और वहां पर आर्किडिक है। आर्की आर्की बोले तो 18 का, वो 20 कार्बन। समझ में आ रही बात। अरे ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हमारा थर्ड नंबर का, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स भी बोलते हैं। एस्टर बोलते हैं जो कि किससे बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। अरे किससे बनेगा भाई, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। अब ध्यान से देखिएगा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला था CH2OH, यही था क्या, CHOH। अबे यही था क्या, इधर भी क्या होगा, CH2OH। इससे हमें क्या जोड़ना है, इससे हमें जोड़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, कितने OH ग्रुप है यहाँ पर, 3। तो कितने OH ग्रुप आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, 3 OH ग्रुप को रिप्लेस करते 3 ही कार्बोक्सिलिक एसिड या 3 फैटी एसिड हम यहाँ पर जोड़ेंगे। फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH OH होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ RCOOH से, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ भैया हमारा क्या आ गया, ये HO आ गया, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आ गया हमारा R। अब भी तो RC डबल बॉन्ड OH यानी का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से आपका क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका बाहर निकलेगा ये पानी का मॉलिक्यूल। क्या बाहर निकलेगा, पानी का मॉलिक्यूल। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इस कार्बन से ये क्या होगा, CH2 और ये हो गया हमारा O, C डबल बॉन्ड O और ये R। ये जो बॉन्ड होता है ना RCOR, ये बॉन्ड कौन सा हो गया आपका, एस्टर हो गया। और बाकी नीचे की कहानी क्या हो गई, नीचे की कहानी एक एज इट इज है जैसा कि यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो चूंकि यहाँ पर केवल एक OH ग्रुप को रिप्लेस किया गया है, एक फैटी एसिड को जोड़ा गया है, किसमें, एक ग्लिसरॉल के अंदर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोनोग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं, सॉरी, इस नाम से जानेंगे भाई, मोनोग्लिसराइड्स के नाम से जानेंगे। मोनो का मतलब एक, ग्लिसराइड मतलब बेसिकली किससे रिलेटेड है, यहाँ पर ग्लिसरॉल के अंदर एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं दूसरा OH पे हटा दूं, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड, तो आ रहा है नहीं आ रहा, ये एस्टर है। ये कहाँ हो गए, ऐसे ऐसे कितना ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। और अगर मैं तीनों को ही रिप्लेस कर दूं, क्या कर देता हूँ भैया, तीनों को रिप्लेस कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड। ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि देखिएगा ये CH2 CH और CH2 यहाँ पर है क्या भाई, देख लो, अरे है, ये क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। अरे होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, एक ऑक्सीजन इस वाले ग्लिसरॉल का, एक इधर का, एक इधर का, यहाँ से H हटाया, क्या जोड़ दिया, ये एक दूसरा और एक यहाँ तीसरा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड होगा, ठीक है भाई। क्लियर है। अब जो तुम्हारा मोनोग्लिसराइड होता है ना भाई, जो क्या होता है, मोनोग्लिसराइड जो होता है आपका, उसका एग्जांपल है बेसिकली जो आपके वैक्सीज होते हैं। वैक्सीज मतलब जैसे कि बी वैक्स, आरी बात समझ में, कान के अंदर जो मैल होता है, ईयर वैक्स होता है, वो सब किसका एग्जांपल होते हैं आपके, वो आपके जो है
मोनोग्लिसराइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्या थे हमारे सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की कितनी कैटेगरी हमारी? 3 कैटेगरी, या तो वो एल्कोहलिक होगा, या फैटी एसिड होगा, या फिर एस्टर होगा। एल्कोहलिक का एग्जांपल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड का एग्जांपल आपके सैचुरेटेड होगा या फिर क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और आर्किडिक एसिड। समझ में आ रही है? पाल्मिटिक के अंदर 16, स्टेरिक के अंदर 18, आर्किडिक के अंदर 20 कार्बन। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड, या तो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, या फिर क्या होगा? आर्किडोनिक एसिड। तो आपका ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, इन तीनों के अंदर 18 कार्बन होंगे, और ओलिक और आर्किडोनिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होंगे भाई? 20 कार्बन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को जोड़ करके। समझ में आ रही बात? सेकंड हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या है? देखो नॉर्मल जो हमने लिपिड पढ़ा था उसमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल रहा था। क्या मिल रहा था? यहाँ पर क्या है कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड तो है, लेकिन उसके अलावा एक और एडिशनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। समझ में आ रही बात? एग्जांपल जैसे कि फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो दो आपके कंपाउंड लिपिड ऐसे हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक हो गया फॉस्फोलिपिड, एक हो गया आपके ग्लाइकोलिपिड। एक लाइपोप्रोटीन एक और भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन आपको केवल दो नाम याद रखने हैं। एक क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड, और एक क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड। चलिए, तो सबसे पहले हमें ही देखना पड़ेगा कि फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या मिलेगा। भाई ये तो मैंने बोला कि फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, और एक ग्रुप क्या होगा? वहां पर एडिशनल होगा। तो यहाँ पर क्या है? 2 फैटी एसिड होंगे फॉस्फोलिपिड के अंदर, एक ग्लिसरॉल होगा। समझ में आ रही बात? एक क्या होगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होगा, और एक जो चौथा ग्रुप होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पर मौजूद होगा। वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा, वो नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड अगर आपका है कोलिन, क्या नाम है भैया उसका? कोलिन। तो ये वाला जो आपका फॉस्फोलिपिड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेसिथीन। क्या बोलेंगे भैया? लेसिथीन के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आप देखिएगा फॉस्फोलिपिड बेसिकली कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। एग्जांपल इसका क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम क्या है? लेसिथीन। और लेसिथीन क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो क्या है? वो है भैया आपका कोलिन है। अब ये आपको किसका डायग्राम देखना है? लेसिथीन का डायग्राम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। देखिएगा, चलो ये क्या है? ये आपका 3 कार्बन का ग्लिसरॉल वाला पोर्शन होगा, आया ना? ये एक फैटी एसिड, ये क्या होगा? दूसरा फैटी एसिड। तीसरे फैटी एसिड की जगह पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ। अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा। और एक ये क्या लग रहा? एक ये लग रहा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जिसमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। तो ये जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, इसको हम क्या नाम देंगे भाई? इसको हम नाम देंगे कोलिन का। इस क्या नाम देंगे भैया? कोलिन का नाम देंगे। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका लेसिथीन। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं बात? दूसरा आता है हमारा एक फॉस्फोलिपिड के अलावा एक क्या आता है? ग्लाइकोलिपिड। नाम से पता लग रहा है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड, यानी ऐसा लिपिड जिसमें क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड का मतलब ऐसा लिपिड जिसमें क्या मौजूद है? फॉस्फेट मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर क्या है? इसी तरह यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगी, और ग्लाइकोलिपिड में क्या करो? 2 फैटी एसिड होगा। ठीक है, एक होगा स्फिंगोसिन। सर स्फिंगोसिन क्या वाला है? अबे जैसे लेसेथीन है ना, बिल्कुल उसी के जैसे स्फिंगोसिन है। समझ में आ रही बात? जैसे क्या है? लेसेथीन है, वैसा ही क्या है? स्फिंगोसिन है। सर फिर डिफरेंस क्या है? लेसेथीन का जो अल्कोहल है वो है ग्लिसरॉल। क्या है भैया? वो है ग्लिसरॉल। और जो स्फिंगोसिन का अल्कोहल होता है वो होता है अमीनो अल्कोहल। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये नॉर्मल कार्बन वाला अल्कोहल नहीं होता, ये अमीनो अल्कोहल होता है। बस कितना डिफरेंस होता है याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और क्या होगा? इसके अलावा इसमें पाया जाएगा भाई 2 फैटी एसिड होंगे, स्फिंगोसिन होगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा? गैलेक्टोज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कहाँ पाया जाता है? जो आपकी नर्व होती है ना, नर्व के ऊपर की एक शीट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। तो वहां पर इसका कंपोजिशन क्या होता है बेटा? ये हमको देखने मिलेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट इसमें क्या है? फॉस्फोलिपिड इसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। तीसरा आता है बच्चा डेराइव्ड लिपिड। तीसरा कौन सा लिपिड है भाई? डेराइव्ड लिपिड वो है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से नहीं बनते। समझ में आ रही बात? 3 कैटेगरी थी ना, एक सिंपल की, एक कंपाउंड की, और एक क्या थी? डेराइव्ड की। सिंपल किससे बनेगा? मैक्सिमम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। कंपाउंड किससे बनेगा? सर ग्लिसरॉल फैटी एसिड तो होगा, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी हमें देखने मिलेंगे। डेराइव का मतलब क्या होगा? सर इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नहीं होगा। हमारी बात समझ? तो ये इसके अलावा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा क्या बनेंगे? कहीं और से बनेंगे। इसलिए इनको ट्रू लिपिड्स भी नहीं कहते, ट्रू लिपिड्स भी
नहीं होते। समझ में आ रही बात। अब या तो ये कहीं सिंपल इनका पेरेंटल कार्बन या तो सिंपल होगा, वो कंपाउंड होगा। एग्जांपल है इसका स्टेरॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ काम करता है? जो आपको दर्द महसूस देता है ना, दर्द होता है, दर्द की फीलिंग जो होती है आपको, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उस फीलिंग के लिए क्या अवेलेबल है आपका? प्रोस्टाग्लैंडिन अवेलेबल होता है। स्टेरॉइड के बारे में बात करूं, स्टेरॉइड का नाम आपने सुना होगा। तो स्टेरॉइड बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैसे होते हैं भाई? टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी कितने साइक्लिक रिंग मिलेगी उसमें? 4। जैसे कि देख लो भैया, 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग है इसके अंदर। और ये आपका एग्जांपल किसका है? ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका क्या होता है? एक एल्कोहलिक स्टेरॉइड है। एल्कोहलिक कैसे है? यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो कैसा स्टेरॉइड है भाई? ये एल्कोहलिक स्टेरॉइड है। नाम याद रखना है, साइक्लोपेंटेनो और हाइड्रोफेनेथ्रीन की रिंग होती है। हरी बात समझ में? जिसमें टोटल कितने कार्बन है भाई? 17 कार्बन है। आपने क्या रखना है भाई? याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यह लिपिड क्या होगा भाई? हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता लग रहा क्या है भैया? कार्बो और हाइड्रेट। समझ में आ रही बात? यानी कि हाइड्रेटेड जो हमारे कार्बन है उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। शुरुआत में कहा गया था एनर्जी का मेन सोर्स यही होते हैं, इंस्टेंट सोर्स एनर्जी की यही होती है। जब आपका बीपी डाउन होता है, ज्यादा कमजोरी होती है, तो डॉक्टर बोलता है आधे गिलास पानी में 1 चम्मच ग्लूकोन डी मिलाओ, पी जाओ। ग्लूकोन डी क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ रही बात? कमजोरी ज्यादा महसूस हो जाती है तो ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, DNS के नाम से, D5 के नाम से, D10 के नाम से। समझ में आ रही बात? तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है भाई। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ लिया ना? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ना ग्लूकोज का। बनेगा ग्लूकोज, टूटेगा भी ग्लूकोज। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रेटेड कार्बन बताया, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:2:1 का होगा। और बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। नाम में देखिएगा, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हो। और वो मेन कंपाउंड कैसे नेचर का होंगे? एल्डिहाइडिक ग्रुप में मिलेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है? कि जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हो और वो कैसे होंगे नेचर में? कीटोनिक होंगे। तो ये आपको क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो गया। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर। हाइड्रोलिसिस का मतलब है तो पानी की प्रोसेस में टूटना, बेसिकली। समझ में आ रही बात? तो 3 तरह के होंगे, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे। अगर ऑन हाइड्रोलिसिस 10 से ज्यादा यहाँ पर आपके सिंपल यूनिट, आपको सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे भाई? पॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाएगा। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है? ओलिगोसैकेराइड मिलेंगे अगर आपके हाइड्रोलिसिस पर केवल 2 से 10 यूनिट मोनोमर आपको मिल रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस क्या नहीं होता बेटा? पॉसिबल नहीं होता। तो पॉलीसैकेराइड में क्या हो गया? 10 यूनिट मिलेगी हाइड्रोलाइसिस पर। एग्जांपल हो गए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनुलिन। आपने कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आता है। हाइलुरोनिक एसिड भी इसी के अंदर आता है। अरे भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? हेमिसेलुलोज, सेलुलोज आ रहा, तो हेमिसेलुलोज थोड़े पीछे रहेगा, तो हेमिसेलुलोज भी कहां आता है बेटा? इसी के अंदर हमको देखने मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आता है बेटा हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर क्या दे रहे हैं भाई? 2 से 10 यूनिट देते हैं। और एग्जांपल हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? सिलेबस में हमारे केवल डाइसैकेराइड है। डाई का मतलब केवल कितने यूनिट देंगे? 2। एक हो गया सुक्रोज, एक हो गया माल्टोज, एक हो गया लैक्टोज। याद रखिएगा, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस पर क्या देगा? ये देता है हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हमें क्या देगा? या तो ग्लूकोज देगा, मतलब यानी 1 यूनिट ग्लूकोज की देता है, 1 यूनिट किसकी देगा? फ्रक्टोज की। माल्टोज क्या देगा भैया? ये 2 यूनिट किसकी देगा? ये देगा भैया ग्लूकोज की। और लैक्टोज क्या देता है? ये देता है 1 यूनिट ग्लूकोज की पकड़ाएगा और 1 यूनिट क्या देगा भाई? ये देता है 1 यूनिट गैलेक्टोज की। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये क्या है हमारे? ये हमारे ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में हमने पढ़ लिए डाइसैकेराइड। 3 देंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 देंगे टेट्रासैकेराइड, 5 देंगे पेंटासैकेराइड। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड। सबसे सिंपलेस्ट शुगर है भैया। आइए समझ, इतनी सिंपल, इतनी सिंपलेस्ट है कि अब आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। पानी के अंदर घुल जाएंगे लेकिन पानी में टूटेगी नहीं। जैसे सुक्रोज तुम पानी के अंदर डालते हो तो वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लेकिन अगर तुम ग्लूकोज को पानी के अंदर डालो तो वो पानी के अंदर नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे शुगर जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हम नहीं करा सकते, वे शुगर क्या कहलाई जाएंगे? हमारे मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। और उनका टेस्ट जो होता है ना, कैसा होता है? स्वीट टेस्ट, काफी मीठी होती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज देखिए ना, काफी मीठी होती है। समझ में आ रही बात? तो उनका टेस्ट कैसा होगा भाई? उनका टेस्ट होता है स्वीट टेस्ट, वहां आपको दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रही बात? मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन। या तो ये रिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर कैसा होगा? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रही बात? नॉर्मली एग्जिस्ट कैसे करेंगी? वो स्ट्रेट चेन में करती है, लेकिन जनरली यूजुअली जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होती है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर देती है?
गेन कर लेती है। अब 3 कार्बन का मिनिमम मोनोसेक्राइड ट्राइओज बोलेंगे, 3 के लिए ट्राई, ओज मतलब शुगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। एक आ रहा है आपका पेंटोज, 5 कार्बन की शुगर है, बताया था मैंने, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। एक आ रहा तुम्हारा हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसके एग्जांपल आ गए। अब ये है आपका ग्लूकोज, क्या है भाई ये ग्लूकोज। तो क्या होते हैं जी ग्लूकोज, सर ग्लूकोज होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, क्या बोलेंगे इसे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये शुगर है इसलिए हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज बोलेंगे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिएगा, बेसिकली क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 मालूम है भैया आपको, ठीक है। बनाने का तरीका देखिएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। फंक्शन देखिएगा क्या है इसके अंदर, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या लगा दिया, एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा दिया। सेकंड नंबर पर एक OH इधर लगा दिया, तीसरे पर एक OH इधर, बाकी इधर भी OH, इधर भी OH, और लास्ट में क्या लग गया भाई, CH2OH। अब जहां जहां OH लगा हुआ है उसके अपोजिट में क्या लगा दो, उसके अपोजिट में लगा दिया हमने हाइड्रोजन। तो बेटा ये क्या है आपका, ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, या फिर इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली यूजुअली आपका यही स्ट्रक्चर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो होता यह है, ध्यान सुनेगा, अब ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। ग्लूकोज का जो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, एल्डिहाइड वाला कार्बन है, एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में जिसको हम बोलेंगे कार्बोनिल। याद रखिएगा केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का मतलब होता है जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और एक हाइड्रोजन उससे ऐसे जुड़ी हुई अगर है तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और अगर दोनों वैलेंसी किससे पूरी हो रही भाई, कार्बन चेन से पूरी हो रही तो वो क्या होगा, आपका कीटोन होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा एल्डिहाइड होगा, ये कौन सा कार्बोनिल होगा, एल्डिहाइड होगा। तो ये कौन सा कार्बन है भाई, ये है हमारा कार्बोनिल कार्बन। और इसी कार्बन को हम एक और चीज बोलते हैं, इसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या है, एनोमेरिक कार्बन का मतलब यही वो कार्बन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए एक्वस सॉल्यूशन में। समझ हमारी बात, मैंने क्या बोला कि एनोमेरिक कार्बन ये वही कार्बन है जो कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कहां पर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो होता क्या है कि जो पहले वाला कार्बन है और ये जो 5 वाला कार्बन है, यहां से और यहां से क्या बाहर निकलता है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये आपको दिखाई दे रखा है, ये ओपन चेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सारी बात समझ। तो ये आपको दिख रहा होगा, पहले और 5वें कार्बन के बीच में क्या बना दिया इन्होंने, पहले और 5वें कार्बन के बीच में ये आपका एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका दिखाई पड़ेगा। एक साइक्लिक रिंग में क्या हो गए, आपके 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे और छठा आपका क्या हो गया, ये आपका बाहर अलग का अलग हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ, ये देखिए हमारा, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि हमारा इस तरह से बना है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को भाई मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसी बात, अरे ऐसे तो बनाया ना, देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी क्या कनेक्ट किया मैंने, कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में कनेक्टेड किया। यहाँ पर 5 में से क्या निकला, छठा CH2OH निकला, और यहाँ पर मैंने 5 में से क्या निकालते हैं, छठा CH2OH निकला। तो ये क्या है भैया आपका, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब सर ये अल्फा और बीटा ये क्या बीमारी है, इसको हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो C1 कार्बन पर ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कार्बन नंबर 1 है, एनोमेरिक कार्बन था, इस पर यहां भी OH है, और इसी कार्बन पर, सॉरी ये तो यहां पर गलत आ गया, ये यहां लेना चाहिए, ठीक है, इस पर OH कहां होगा, ये यहां पर OH होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर C1 कार्बन पर, ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन नंबर 1 पर C1 कार्बन पर OH ग्रुप आपका कहां है, नीचे की तरफ है, तो वो आपकी कौन सी शुगर होगी, अल्फा। और अगर वही OH ग्रुप कहां है, ऊपर की तरफ है, तो वो कौन सी होगी, बीटा। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया। अल्फा बीटा समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के पहले कार्बन पर अगर OH ऊपर है, वो ऊपर है तो वो बीटा, और OH नीचे है तो वो क्या होगी, अल्फा। एक एग्जांपल दो तुम हाइपोथेटिकल, सर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में राइबोज शुगर है, ठीक है भाई, क्या है भैया मेरे पास में राइबोज शुगर है, 2 3 4, ये क्या है भाई, ये राइबोज शुगर है। समझ मारी बात। इस शुगर में मैंने नीचे क्या लगा दिया, OH, ऊपर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। बताओ ये अल्फा होगी बीटा, अल्फा हो। और अगर मैं ऊपर OH लगा दूं और नीचे क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, ये कौन सा हो गई, बीटा। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है, जो एनोमेरिक कार्बन है, अगर उस पर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो वो क्या होगा, अल्फा, और अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ है वो क्या होगा, बीटा। अब डी ग्लूकोज की तरफ देखेंगे, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेगा। समझ में आ रही बात। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
अगर फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड पर, अगर फिफ्थ कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप राइट साइड पर है, तो वो शुगर कौन सी हो गई आपके डी। और अगर फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ आ गई, लेफ्ट साइड पर आ गई, तो वो शुगर क्या हो गई आपके डी हो गई, वो एल हो गई। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए तो डी शुगर ये देखिएगा, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन क्या है, फिफ्थ कार्बन पर आ जाए भाई, फिफ्थ कार्बन पर OH कहाँ है, राइट साइड पर, और ये फिफ्थ कार्बन पर OH कहाँ है, लेफ्ट साइड पर। दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज। ज्यादा डिटेल हम इसकी कहां समझेंगे भाई, ज्यादा डिटेल हम इनकी देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आ रही बात, पूरा का पूरा एंटीमर पढ़ेंगे, एपीमर पढ़ेंगे, एनोमर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे वहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल आप इंटरेस्ट मिलेगा। तो डी और एल किस कार्बन के रिस्पेक्टिव पढ़ते हैं भाई, C5 के रिस्पेक्टिव, और अल्फा और बीटा हम किस कार्बन के रिस्पेक्टिव पढ़ेंगे, C1 के रिस्पेक्टिव। आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये तो था हमारा मोनोसैकेराइड की ग्लूकोज के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की, डिटेल भी तो देख लो पहले तो। डाइसैकेराइड भी पानी के अंदर घुलती है भाई, चीनी पानी में डालो तो नहीं घुलेगी, अच्छी खासी घुल जाती है। तो वाटर क्या होती है, सोल्यूबल। टेस्ट कैसा होता है उसका, मीठा टेस्ट होता है। ये भी कैसी होंगी, स्वीट टेस्ट होंगी। तीन एग्जांपल आपको डाइसैकेराइड के याद रखने हैं, वो कौन से एग्जांपल तीन याद रखने हैं सर, नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 माल्टोज, नंबर 3 लैक्टोज। नंबर 1 क्या है, सुक्रोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो चीनियां घरों के अंदर यूज करते हैं, केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पर क्या है, माल्टोज। ये माल्टोज कहां मिलती है, माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके ऐसे सीड होते हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, समझ में आ रही बात, जो स्टार्च स्टोरेज, स्टार्च का जो स्टोरेज के जो सीड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके अंदर जो शुगर होती है वो क्या होती है आपकी माल्टोज की फॉर्म में होती है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा जितनी भी आपकी अनाजी फसलें हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का, जौ, समझ में आ रही बात, इन सब के अंदर कौन सी शुगर देखने को मिलेगी आपको, माल्टोज। तभी तो शुगर है, तभी तो रोटी खा रहे हैं आप, तभी तो चावल खा रहे हैं। तीसरी आती है लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं भाई, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और इन तीनों शुगर में सबसे लेस स्वीटेस्ट, और वैसे भी अगर सबसे कम मीठी शुगर कोई सी है तो वो क्या है आपके, यानी शुगर के अंदर अगर मिठास है, और सबसे कम मिठास आपको कहां देखने मिलेगा, लैक्टोज के अंदर ही देखने मिलेगा। ये आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, ठीक है भाई। बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब दो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। याद करो, न्यूक्लिक एसिड का कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना था, लेकिन वो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नहीं था, वो क्या था आपके, वो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड था, इसीलिए उसे क्या बोला था, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जाना गया था, ठीक है भाई। चलिए तो माल्टोज बता दें मैंने, माल्टोज क्या है भैया, माल्ट शुगर, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। पढ़ो भैया, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 पर OH कहां है भाई, नीचे की तरफ है। तो क्या कर रहा है भाई, डी का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप कहां है भाई, राइट साइड पर है, तो वो क्या हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। समझ में आ रही बात, आपका ये पढ़ने का तरीका। और कौन सा देख लो, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों यूनिट अल्फा डी की है। ये क्या है, यहाँ OH था नीचे, ठीक है, यहां पर भी नीचे क्या है, OH है, तो इसने क्या बता दिए। अब इसके सामने कार्बन नंबर 1, इसके सामने क्या है, कार्बन नंबर 4 है, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो लिंकेज क्या बना, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा लिंकेज याद रखना है, C14, यानी कार्बन का 1,4 लिंकेज हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए सेकंड हम बात करते हैं भाई लैक्टोज के बारे में। बता दिया मिल्क शुगर होती है, लीस्ट स्वीटेस्ट होती है। ये क्या होती है आपकी, ये होती है बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 पर जो आपका OH ग्रुप होगा वो कहां होगा भाई, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। सब किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ। देखिएगा ये रहा आपका बीटा है ना, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में डी का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप कहां है आपका, राइट साइड पर आएगा। यही सेम कहानी इसके लिए, यानी बीटा OH ग्रुप C1 पर ऊपर की तरफ, डी मतलब 5वें कार्बन पर लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। और यहाँ पर भी कौन सा लिंकेज होगा, ये कार्बन नंबर 1, ये 4, देखिए भाई नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का क्या है, कार्बन नंबर 4। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो C14 लिंकेज आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अरे बोलो, नहीं यार समझ में बात, क्लियर है। चलिए तीसरा आता है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, केन शुगर के नाम से भी। ये किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब ग्लूकोज कौन सा है यहाँ पर, अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है भैया, अल्फा डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा का मतलब C1 पर क्या है भाई, अल्फा का मतलब C1 पर क्या हो गया, OH ग्रुप कहां हो गया, नीचे की तरफ,
डी का मतलब क्या है, एट C5 OH ग्रुप कहाँ हो गया हमारा, राइट साइड पर। बीटा का मतलब क्या है, C1 पर क्या हो गया, OH ग्रुप कहाँ है, ऊपर की तरफ। डी का मतलब क्या है, C5 पर जो हमारा ये है OH ग्रुप है, वो कहाँ है भैया आपका, वो राइट साइड पर है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, इसका कार्बन नंबर 1 2 3 और इसका आएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पर भी कौन सा लिंकेज देखने मिलेगा, सॉरी 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 1 2 लिंकेज होगा। CH2OH अच्छा ये क्या होगा, एक मिनट, ये होगा, ये नंबर 1 यहां से चलेगा। फ्रक्टोज के अंदर सॉरी मैं भूल गया था बताना आपको, मैंने बोला था ना कि कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप आपके सेकंड नंबर के कार्बन पे आता है, एल्डिहाइड वाला आपका पहले नंबर कार्बन पर आएगा, तो ये नंबर 1 और ये क्या होगा नंबर 2। तो फ्रक्टोज का सेकंड नंबर का और ग्लूकोज का नंबर 1 का, तो कार्बन 1 2 लिंकेज हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। अरे ठीक है, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब एक टर्म आती है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या आती है भैया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक टेस्ट होता है आपका जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। समझ में आ रही बात, या तो फेरिक टेस्ट या फिर क्या बोलेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट बोलेंगे। फेरिक टेस्ट को हम समझते हैं कि फेरिक टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास में एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा भाई, एक सॉल्यूशन होगा। और फेरिक टेस्ट जनरली आपके वही कंपाउंड देते हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, जिनके पास में फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, या तो फ्री एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, फ्री कीटोन वाला ग्रुप होगा। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जनरली ऐसे कंपाउंड जिनके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री कीटोन ग्रुप है, वो उस फेरिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, रिएक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, फेरिक सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर का। किसकी वजह से, क्यूप्रिक आयन की वजह से। Cu+2 के जो आयन होते हैं उसकी वजह से फेरिक सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होगा। अब अगर उसकी रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से करा दी जाए, समझ में आ रही बात, तो वो ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Q+ आयन यानी कि Cu+ आयन। अब जिन जिन कंपाउंड के आपके क्या फ्री होगा, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा, वे सब के सब आपके क्या देंगे भैया, वे सब के सब आपके फेरिक टेस्ट देते हैं, और उन शुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो नहीं देते उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सभी मोनोसैकेराइड में तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा ना, उनका तो कार्बोनिल कार्बन फ्री था, तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होते हैं भैया, हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब डाइसैकेराइड की केस में चलते हैं। डाइसैकेराइड में ये सुक्रोज है, ध्यान सुनिएगा, इसका ये वाला कार्बन पहला और ये वाला दूसरा है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, आपस में बॉन्ड बना लिए, फ्री ही देंगे। जब फ्री ही देंगे तो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, ये होगा हमारी नॉन रिड्यूसिंग। समझ में आ रही बात। इसके ऊपर हम चलते हैं भैया, हमारे माल्टोज है। अब माल्टोज ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन नंबर 1, अरे है क्या, ये कार्बन नंबर 1, अरे कार्बन नंबर 1 वाला तो फ्री है ना, एल्डिहाइडिक वाला कार्बन वही तो ना, ये तो फ्री था, इसका तो यूज हो गया, इसको तो फ्री था नहीं था, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसी तरह से आपका क्या हो गया, इसी तरह से आपका माल्टोज हो गया। माल्टोज में भी ये कार्बन नंबर 1, इधर क्या है भाई, ये इधर कार्बन नंबर 1 का जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला, ये क्या है आपका, ये फ्री होता है, इसका तो यूज अप हुआ, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो रिड्यूसिंग के एग्जांपल याद रखने हैं, सभी के सभी मोनोसैकेराइड, लैक्टोज शुगर और माल्टोज शुगर रिड्यूसिंग होते हैं। डाइसैकेराइड सुक्रोज के अंदर क्या नहीं होता, कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, इसलिए वो क्या हो गया आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब लास्ट शुगर जो यहाँ पर है वो क्या है भाई, पॉलीसैकेराइड, मतलब जिसमें क्या है, कई सारे आपके मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी रहेगी। जनरली वाटर इनसॉल्युबल होती है, पानी के अंदर नहीं घुलेगी, किसी भी तरह का कोई इनका टेस्ट यहाँ पर नहीं होता। इनका काम क्या होता है बेसिकली, या तो फूड स्टोर करके रखेंगे या फिर ये क्या करेंगे, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए, सभी के सभी पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये आपके नॉन रिड्यूसिंग होंगे, याद रखिएगा। लेकिन इनमें रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड दोनों एंड मिलेंगे। जो यहाँ पर क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, राइट हैंड होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। स्टिल ये क्या होती है बेटा, स्टिल ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, ध्यान रखिएगा। ये भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे होमोपॉलीसैकेराइड, अगर ऐसे सैकेराइड है पॉलीसैकेराइड है जिनकी सारी यूनिट एक जैसी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर एक से अलग टाइप की है उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल याद रखिएगा, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन। इंसुलिन नहीं है, क्या है, इनुलिन है। और एक क्या होगा हमारा, काइटिन। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड का याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की सेल वॉल, पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड की बनी होती है। हाइलुरोनिक एसिड, एनिमल सीमेंट, दो एनिमल सेल को जोड़ने का काम करेगा। पैक्टिस भैया, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, मिडिल लेमेला का मेन कंपोनेंट है। प्लांट की सेल को प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। हिपेरिन आपके क्या होता है, कोआगुलेंट होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है, ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन से बचाता है। हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज भी क्या है आपका, ये भी आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। अब आपको पढ़ने केवल कितने हैं भैया, होमो ही पढ़ने हैं, हेटेरो नहीं पढ़ने।
स्टार्च, स्टार्च क्या है भैया? प्लांट के अंदर मेन स्टोर फूड है। आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना कि ये किसका मिलकर के बना है, ब्रांचिंग अगर है तो कहां हो रही है और बॉन्ड कौन सा बन रहा। तो स्टार्च क्या करता है, स्टार्च करता है, ये मैन, ये मेन नहीं है, तो मैन लिख रखा है, ये मेन लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो मेन स्टोर फूड होता है इसके अंदर, प्लांट के अंदर सारे की सारी यूनिट क्या होंगी इसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की होंगी। इसके अंदर दो चेन मिलेंगी, एक अमाइलोज की और एक क्या होगी, अमाइलोज। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट चेन से ये आपको ऐसे दिखाई पड़ रही है ना चेन, ये क्या हो गई, अमाइलोज की, और ये क्या हो गई आपकी, अमाइलोपेक्टिन। ऐसा अमाइलोपेक्टिन, भाई अमाइलोपेक्टिन में क्या है, ब्रांचिंग निकलती हुई दिखाई पड़ रही, क्या दिखाई पड़ रही, ब्रांचिंग। तो इसमें तो बॉन्ड कौन सा होगा, C14 लिंकेज होगा। सीधी वाली इस चेन में भी C14 है, लेकिन यहाँ पर 1 और इसका 6 कार्बन, ये वाला, ये देखिएगा, ये 1 फर्स्ट कार्बन है और ये क्या 6 कार्बन है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग कैसे हो रही, ब्रांचिंग के लिए 1,6 लिंकेज है। तो याद रखना है कि अमाइलोज जो है, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं अमाइलोज का, ठीक है, ये अमाइलोज शुगर है, ये रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये रहा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात। चलिए, तो आपका जो अमाइलोज है, सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो स्टार्च के अंदर है, अमाइलोज का कंटेंट बेसिकली 15 से 20% के करीब होगा, मैक्सिमम 20% मान करके चलिएगा। इसमें कौन सा लिंकेज मिलेगा, केवल 1,4 लिंकेज मिलेगा, अनब्रांच्ड होगी और ये हेलिकल शेप की होती है। अब हेलिकल होने की वजह से जब आप इसको आयोडीन से ट्रीट कराते हैं तो आयोडीन का मॉलिक्यूल बड़ा साइज होने की वजह से इसमें फंस जाता है। अब आयोडीन का मॉलिक्यूल जब उसके अंदर फंस गया तो कैसा कलर आएगा अमाइलोज को, अमाइलोज को कलर आता है ब्लू कलर, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए अमाइलोज कैसा एक्टिव होता है, आपका ब्लू कलर देता है, वो स्टार्च आयोडीन टेस्ट को देगा। जबकि अमाइलोपेक्टिन आपका ये क्या होता है, इसके अंदर ब्रांचिंग देखने मिलती है, 1,6 पर ब्रांचिंग होगी, 80 से 90% तक ये एक मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं है, इसीलिए आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके नहीं रख सकता, मतलब इसका कलर ब्लू नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव स्टार्च आयोडीन टेस्ट को देने का काम करेगा। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो बेटा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा अमाइलोपेक्टिन का है, वही स्ट्रेट चेन मिलेगी, वही ब्रांचिंग मिलेगी, C16 पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेलुलोज आपका किसका बना था, आपका ये स्टार्च आपका किसका बना था, अल्फा डी ग्लूकोज का बना है, वैसे ही ग्लाइकोजन भी किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना है, समझ में आ रही बात। वो एनिमल का स्टोरेज, प्लांट का स्टोर्ड फूड था, ये एनिमल का स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन, समझ में आ रही बात। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा, बेसिकली लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म देखने मिलेगी। उसके अलावा जो आपका बैक्टीरिया होता है, जो आपका फंजाई होता है, उनका भी स्टोर्ड फूड ये हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह दिख रहा नहीं दिख रहा, तो सिमिलर होता है। तीसरा आता है इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, ये इंसुलिन नहीं है, एक होता है इंसुलिन, बेटा वो हार्मोन है, प्रोटीन से बनने वाला हार्मोन है, प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है, आएगा समझ में। एक है इनुलिन, ये किसका बना होगा, ये बना होगा फ्रक्टोज का पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज भी कौन सी यूनिट यूज करेगा, बीटा डी फ्रक्टोज। कौन सी फ्रक्टोज यूज होगी यहाँ पर, बीटा डी फ्रक्टोज यूज होगी, और बीटा 1,2 लिंकेज यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। हरी बात समझ में, दोनों के दोनों बीटा डी ग्लूकोज है, एक का पहला कार्बन और एक का क्या होगा, दूसरा कार्बन है। कहां देखने मिलेगा, जो डहलिया होता है ना, डहलिया, उसके रूट्स में, एंट्रीशॉक के रूट्स में देखने मिलेगा, हाईली वाटर सॉल्युबल होगा। और इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका यूज हम करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया क्या, उसके अंदर GFR पढ़ा ना, 125 ml प्रति मिनट के हिसाब से, अगर पूरे दिन का जो तो 180 लीटर बैठ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आदमी को क्या करना पड़ेगा, पानी लेके साथ चलना पड़ेगा। 180 में से 90, 180 से शायद 178 के करीब, 178 लीटर या 178.5 के करीब क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है वाटर। केवल 1.5 टू 1.2 लीटर के करीब ही क्या बनता है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर पास आउट होगा। तो किडनी सही से काम कर रही नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए इनुलिन यूज किया जाएगा। क्यों, आपकी बॉडी में इनुलिन जाएगा, किडनी उसे पकड़ेगी, पकड़ के बाहर निकालेगी, जाहिर सी बात है। अगर किडनी पकड़ने में कामयाब हो गई, सही है, समझ में आ रही बात। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है आपका ये। इसके बाद आता है आपका सेलुलोज। क्या आता है भैया, सेलुलोज। ये आपका कैसा है, अनब्रांच है। इसकी शुगर की यूनिट कौन सी होगी भाई, बीटा डी। याद रखो, स्टार्च ग्लाइकोजन की अल्फा डी, इनुलिन की बीटा डी फ्रक्टोज, और सेलुलोज की क्या है, इसकी भी बीटा डी ग्लूकोज होती है। अल्फा 1,4 लिंकेज यहाँ पर, आप बीटा 1,4 लिंकेज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो क्या है, वो है सेलुलोज। अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट जो आपका एंजाइम है उसका नाम क्या है, रुबिस्को। याद आया, बायोमोलिक्यूल में शुरुआत में पढ़ाया था मैंने, सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दिस अर्थ। प्रोटीन के बारे में बोल सकते हैं, इसका क्या है आपका रुबिस्को। समझ में आ रही बात। मेन कंपोनेंट होता है प्लांट की सेल वॉल का। क्या बनाया जाता है, एक रेयन का फाइबर आता है, कपड़ा बनाने के लिए बड़ा सिल्की सिल्की सा कपड़ा आता है, आर्टिफिशियल फाइबर, वो बनाते हैं। जो कागज पेपर आप यूज करते हैं वो भी किससे बनता है, सेल्यूलोज से। और आज की क्लास में तुमने पढ़ा था सेलोफेन, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सेलोफेन के बारे में, वो भी किससे बनती है भाई, सेल्यूलोज से बनती है, ठीक है। उसके बाद में आता है काइटिन। काइटिन क्या होती है, फंगस की सेल्यूलोज होगी। उसके अलावा जो आपके ऑर्थ्रोपोडा, जो आपके इंसेक्ट होते हैं,
उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहरी आवरण होता है, वो भी बड़ा कठोर होता है। वो भी किससे बना होता है? वो भी बना होता है आपके काइटिन से बना होता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पर। इसके बाद में सेलुलोज के बाद में हमारी बात आपको किसका पॉलीमर होता है? नाग का। नाग बोले तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी कौन सी ग्लूकोज यूज हो रही है यहाँ पर? डी वाली यूज हो रही है। तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन है, जो कि बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। बीटा डी ग्लूकोज से डेरिवेटिव बना क्या? एन डी ग्लूकोज अमाइन बना, और उसी से फिर एसिटाइलेशन होकर क्या बन गया? एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन बन गया। ये क्या होता है? आपका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपके बुक के अंदर। वो दे रखा भैया आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को लेकर के, डायनामिक इक्विलिब्रियम को लेकर के बात दी गई है। तो सवाल क्या है कि आपके जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और हर एक बायोमोलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो स्पेसिफिक होगी कि नहीं होगी? और ये बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली, लगातार, बिल्कुल फिक्स तरीके से और कंटिन्यूअसली लगातार क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कोई एक बायोमोलिक्यूल है, वो किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म होगा लगातार। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हैं भैया। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कितना हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं टर्नओवर के नाम से। किस नाम से जानेंगे भाई? टर्नओवर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन्हें क्या बोलेंगे? टर्नओवर बोलेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं केमिकल रिएक्शंस की मदद से। उन केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम जिनको कैटेलाइज ना करता हो। तो सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं कैटेलाइज करते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में। कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? एंजाइम होगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी वहां पर इन्वॉल्व होती है। तो एटीपी वहां पर क्या होगी? यूज अप होगी। समझ में आ रही बात? जितने भी सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये आपस में क्या होगी? ये आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। एग्जांपल, आपने फूड खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में सिंप्लीफाई हो गया, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, व्हाटएवर मान लीजिएगा। उस ग्लूकोज का क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन से क्या मिली? आपको एनर्जी मिली। उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के बाद में क्या हुआ? आपका ब्लड के थ्रू आपकी सेल तक जाएगा, सेल उसको क्या करेगी? यूज अप करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। भाई होगा नहीं होगा? उसके बाद में वेस्टेज को कहां कर देंगे? बॉडी से बाहर निकल। सारे के सारी चीजें क्या इंटरकनेक्टेड है। यहां से आया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो ये सारी की सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इस इंटरकनेक्टेड को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाएगा, जिनकी रेट भी स्पेसिफिक होगी और डायरेक्शन भी स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं है कि अब ग्लूकोज बन गया, अब ये बन गया, वो बन गया, कुछ ना 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 ना। हर एक सीक्वेंस होगा, फिक्स रेट में होगा। और ये पाथवे दो तरह से फॉलो कर सकता है। या तो लीनियर, लीनियर का मतलब है कि इससे ही ए से बी बना, बी से सी बना, कोई दिक्कत वाली बात, सी पे खत्म हुआ। या फिर क्या है? साइक्लिक, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से फिर वापस क्या बन गया? ए बन गया। समझिए तो समझिए, क्लियर है? जैसे लीनियर का एग्जांपल हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस। साइक्लिक का एग्जांपल क्या हो गया हमारा? अलग इस फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे, क्रैश साइकिल हो गया। हमारी बात समझ? चलिए, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। सब दो तरह की होगी, सब टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर किसी चीज की फॉर्मेशन होगी, कुछ चीज बनेगी, तो उसे एनाबॉलिज्म बोलेंगे। कोई चीज खत्म होगी, नष्ट होगी, कटेगी, टूटेगी, सब क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद में लिविंग स्टेट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ काम करें, ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ काम को करें, तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट आनी चाहिए। सुनिए, उल्टा पढ़ा मैंने आप। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल वर्क को परफॉर्म करें, तो आपकी बॉडी की स्टेट कैसे होनी चाहिए? स्टेडी का मतलब फिक्स होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? कि जितने भी आपकी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में हार्मोन है, जितनी जरूरत है उतनी ही निकलनी चाहिए। ज्यादा निकलेंगे तो बीमारी, कम निकलेंगे तो बीमारी। तो स्टेडी स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपकी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करनी पड़ेगी। सेकंड एग्जांपल, ग्लूकोज, शुगर। आपकी बॉडी को जितना चाहिए उतना ही रखो तो फायदे में रहोगे। ज्यादा दिया तो बीमारी, कम रहा तो भी बीमारी। समझ में आ रही बात? अब ये क्या स्टेडी स्टेट रहेगी तो आप परफॉर्म करेंगे ये। और ये स्टेडी स्टेट कब होगी? जब आप नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं? जब आप अपनी चीजें फिक्स नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है भाई? आपने क्या खाया? आपने मान लो बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि देखो, जैसे ए किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा, बी के अंदर हो रहा कि नहीं हो रहा? अब बी भी किसके अंदर कन्वर्ट होने लगे? ए के अंदर। तो एग्जांपल ही समझिएगा, आपने फूड खाया किसके लिए? ग्लूकोज लेने के लिए। तो आपने प्लांट खाया, प्लांट में क्या स्टोर फूड है? स्टार्च है। अब वो जो स्टार्च आपने खाया आपकी बॉडी के अंदर गया, आपकी बॉडी ने जस्ट ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बनते वापस फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? वो स्टार्च में।
तो क्या आपका काम होगा? नहीं, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए कहां से? ग्लूकोज से निकालनी पड़ेगी। अब ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना, बनते किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर वापस स्टार्च में होगा, तो काम होगा? नहीं होगा। इसीलिए नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए हमारी। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इससे ये प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि बनने के बाद में फिर वापस पीछे भाग जाए। और स्टेडी स्टेट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो भैया काम खराब। आई बात समझ में? और इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल वाला शब्द क्या होगा बेटा, पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल आपका टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट लेना, समझ में आ रही बात? अब बायोमोलिक्यूल के बाद में अब हमारा क्या शुरू हो जाएगा, अगले टॉपिक क्या है बायोमोलिक्यूल के अंदर? बायोमोलिक्यूल मेरे ख्याल से वो शुरू होगा शायद, प्लांट एनाटॉमी वगैरह वाला पोर्शन है, प्लांट एनाटॉमी वगैरह वाला पार्ट शुरू होगा ना बॉटनी के अंदर। चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात भाई यहां तक। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।